हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है शुक्राणु का एक्रोसोम। किस प्रकार से शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। देखो, शुक्राणु का जो निर्माण अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, शुक्राणु का निर्माण जो हो रहा था, शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की क्रिया के नाम से जानते हैं। अब देखो, शुक्राणु का निर्माण हो चुका था। शुक्राणु का निर्माण के बाद हम पढ़ेंगे अब शुक्राणु का जो एक्रोसोम है, शुक्राणु का जो अग्रभाग है, अग्रभाग का निर्माण किस प्रकार से होता है, कौन सी क्रिया के द्वारा अग्रभाग का निर्माण होता है। देखो, शुक्राणु का जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम अंडाणु के भेदन की क्रिया में मुख्य योगदान रखता है। यानी कि अंडे के ऊपर जो परतें होती है, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, इन परतों को तोड़ने का काम एक्रोसोम के द्वारा किया जाता है। अब देखो, एक्रोसोम जो बन रहा है हमारा, एक्रोसोम में सबसे पहले देखो एक्रोसोम का जो निर्माण हो रहा है, एक्रोसोम जो स्पर्मेटिड बना था हमारा, स्पर्मेटिड के अंदर गोल्जी काय क्या करती हैं, विभेदन की क्रिया करती हैं। अब देखो, गोल्जी काय में विभेदन होता रहता है। विभेदन की क्रिया के द्वारा जो स्पर्मेटिड के गोल्जी काय है, वो गोल्जी काय स्पर्मेटिड में एक गोल चक्र का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो, गोल चक्र बनने के बाद जो गोल्जी काय है, ये एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती है। अब देखो, गोल्जी काय विभेदन हो रहा है किसके अंदर, गोल्जी काय में। गोल्जी काय में विभेदन होने से स्पर्मेटिड की गोल्जी काय एक चक्र का निर्माण कर लेती है। चक्र का निर्माण होने के बाद रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है। जो रिक्तिका बनती है, रिक्तिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब देखो, रिक्तिका आकार में बड़ी होने के बाद इन रिक्तिकाओं के अंदर एक विशिष्ट प्रकार के कण होते हैं। उन कणों को एक्रोसोमल कण के नाम से जाना जाता है। ये एक्रोसोमल कण कहते हैं। अब देखो, जो एक्रोसोमल कण बने अपने किसके अंदर, रिक्तिकाओं के अंदर। रिक्तिकाओं में जो एक्रोसोमल कण बन रहे हैं, इन एक्रोसोमल कणों के अंदर किण्वक एंजाइम पाए जाते हैं। देखो, जो किण्वक एंजाइम है, जैसे अपन एंजाइम की बात करें तो स्पर्मिन एंजाइम होता है, उसको किण्वक एंजाइम कह सकते हैं। जो स्पर्मिन एंजाइम है, ये क्या करता है, देखो, अंडाणु की जो झिल्ली होती है, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संयोजित होते हैं, मिलते हैं, उस समय क्या होता है, देखो, जो अंडाणु है, अंडाणु की झिल्ली को, ये देखो इधर, ये अंडाणु है, अंडाणु के चारों ओर क्या पाई जाती हैं, झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जोना पैलिसिडा, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ऐसी झिल्लियाँ, कोरोना रेडिएटा, 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, जोना पैलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये झिल्लियाँ पाई जाती हैं। अब देखो, ये इसका केंद्रक है। केंद्रक देखो यहाँ पर, ये केंद्रक है, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। अब यहाँ पर ये हमारा शुक्राणु है। शुक्राणु के ये जो आगे वाला भाग है, इसको एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो भाग है, ये हमारा है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम वाले भाग के द्वारा अंडाणु की जो झिल्लियाँ हैं, उन झिल्लियों को तोड़ा जाता है। अब देखो, ये एक्रोसोम के द्वारा अंडाणु की झिल्लियों को तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद ये शुक्राणु गति करता हुआ इसके आगे वाला जो भाग है, ये आगे वाला भाग अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब देखो, शुक्राणु का जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर ये वाला जो एक्रोसोम है, इसके मध्य वाला जो भाग है, इसमें केंद्रक होता है। ये अंडाणु का केंद्रक है और ये शुक्राणु का केंद्रक।
शुक्राणु का जो केंद्रक है इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। शुक्राणु का केंद्रक जो है इसमें आनुवांशिक पदार्थ है। शुक्राणु का आनुवांशिक पदार्थ और अंडाणु का आनुवांशिक पदार्थ, ये दोनों आपस में संयोजित हो जाते हैं। संयोजित होकर अब देखो अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलने के बाद ये किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज बनने के बाद आगे विभाजन की क्रिया द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। अब देखो एक्रोसोमल कण जो बन रहे हैं अपने रिक्तिकाओं के अंदर, उनमें किण्वक एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की झिल्ली को घोलने का काम करते हैं। अब देखो अंडाणु की झिल्ली घुल जाती है, ये तो एक्रोसोमल कण कर रहे हैं अंडाणु की झिल्ली को घोलने का। इसके अलावा देखो जो स्पर्मेटिड का सेंट्रोसोम है, स्पर्मेटिड का सेंट्रोसोम दो नालाकार केंद्रकों, तारक केंद्रकों के द्वारा बना होता है। अब देखो दो नालाकार तारक केंद्र जो है ये एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। एक तारक केंद्र यहाँ पर होता है, दूसरा तारक केंद्र यहाँ पर होता है। अब देखो जो तारक केंद्र बने हैं, तारक केंद्र आगे जाकर समीपस्थ सेंट्रियोल और दूरस्थ सेंट्रियोल का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पर स्पर्मेटिड के केंद्र की मध्य पश्च सतह पर क्या बन जाती है? एक खांच बन जाती है। इस खांच में जो तारक केंद्र बने हैं अपने सेंट्रियोल जो बने हैं, ये सेंट्रियोल लंबवत स्थित होते हैं। यहाँ पर भी हमारे लंबवत स्थित हैं। तारक केंद्र कह सकते हैं या फिर हम सेंट्रियोल कह सकते हैं। तारक केंद्र यहाँ पर लंबवत होते हैं। यहाँ पर जो केंद्र की मध्य पश्च सतह में जो खांच बन रही है, इस खांच में ये सेंट्रियोल लंबवत स्थित होते हैं। अब देखो जो दो सेंट्रियोल हैं अपने, ये वाला सेंट्रियोल और ये वाला सेंट्रियोल, इसको दूरस्थ सेंट्रियोल के नाम से आता है और इसको अग्र सेंट्रियोल यानी कि समीपस्थ सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर जो दूरस्थ सेंट्रियोल है, दूरस्थ सेंट्रियोल शुक्राणु के पूंछ भाग का निर्माण करता है। शुक्राणु में देखो ये दूरस्थ सेंट्रियोल है, इसमें अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। ये अक्षीय तंतु शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से देखो शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। अब एक्रोसोम का निर्माण होने के बाद शुक्राणु के मध्य भाग का किस प्रकार से निर्माण होता है? तो यहाँ पर देखो अगर मध्य भाग की हम बात करें तो स्पर्मेटिड का जब शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता रहता है, उस समय जो स्पर्मेटिड है उसका अधिकांश जीव द्रव्य कैसा पड़ा रहता है? फालतू बिखरा हुआ रहता है। और ये फालतू जो भाग है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, ये क्या करता है? मध्य भाग के निर्माण में सहायता करता है। देखो इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के शिखर पर जब एक्रोसोम का निर्माण होता है, उस समय जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड का कोशिका द्रव, देखो यहाँ पर ये शुक्राणु है हमारा और ये वाला जो भाग है ये पूंछ है, फोरचैट के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसका अग्र भाग है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। ये मध्य भाग है, मध्य भाग है और ये एक्रोसोम है। जब एक्रोसोम का निर्माण होता है उस समय जो हमारा स्पर्मेटिड है, एक्रोसोम का निर्माण जो हो रहा है उस समय क्या होता है, जो स्पर्मेटिड का जो कोशिका द्रव है वो पीछे की तरफ गति करने लग जाता है। अब देखो पीछे की तरफ गति कर रहा है, उस समय क्या होता है, जो एक्रोसोम का केंद्रक है उसके ऊपर सूक्ष्म परत का निर्माण हो जाता है। अब देखो सूक्ष्म परत का निर्माण होने के बाद ये किसका निर्माण करते हैं? एक्रोसोम के बाद मध्य भाग का निर्माण हो जाता है। अब देखो मध्य भाग का निर्माण हो गया हमारे। यहाँ पर हमने जब एक्रोसोम का निर्माण हुआ था उस समय समीपस्थ सेंट्रियोल और दूरस्थ सेंट्रियोल पड़ी थी। दूरस्थ सेंट्रियोल के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? इस
ये वाला जो भाग है पश्च भाग यानी कि पूंछ का निर्माण किया जाता है और समीपस्थ सेंट्रोल के द्वारा मध्य भाग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखो हमारे शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारे शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण और मध्य भाग का निर्माण और पूंछ का निर्माण। तो इस प्रकार से मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण होता है। मुख्य योगदान किसका होता है? देखो शुक्राणु के निर्माण में गोल्जिकाएं जो है, गोल्जिकाएं का योगदान होता है। गोल्जिकाएं में विभेदन होता है, विभेदन होने के बाद रिक्तिकाएं बनती हैं, रिक्तिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। एक्रोसोमल कणों का निर्माण होता है। एक्रोसोमल कण किण्वक एंजाइमों का स्रवण करते हैं। एंजाइम अंडाणु की झिल्ली को घोलने का काम करते हैं। और आगे स्पर्मेटिड का जो सेंट्रोसोम है वो दो तारक केंद्रकों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से देखो समीपस्थ सेंट्रियोल, दूरस्थ सेंट्रियोल, दूरस्थ सेंट्रियोल जो है इसके द्वारा अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। अक्षीय तंतु आगे जाकर पूंछ का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे शुक्राणु के निर्माण की क्रिया। इसके बाद देखो शुक्राणु निर्माण का हार्मोन नियमन किस प्रकार से किया जाता है। देखो शुक्राणु का निर्माण जो हो रहा है उस क्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन की जो क्रिया है उस क्रिया के दौरान हमारा जो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक हार्मोन स्रावित करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये देखो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित करता है। अब देखो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? मनुष्य के अंदर शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। अब देखो स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को कौन प्रेरित कर रहा है? हमारे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रेरित करता है। इसके बाद देखो गोनेडोट्रोपिन की मात्रा बढ़ने के बाद पीयूष ग्रंथि क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित हुआ, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया प्रारंभ होने के बाद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की मात्रा शरीर में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। शरीर में मात्रा बढ़ने के बाद हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है। ये पीयूष ग्रंथि क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय होने के बाद ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती हैं जिनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब देखो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, दो हार्मोन है हमारे यहाँ पे, LH और FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको। देखो अब देखो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है L, देखो L से यहाँ पर लीडिंग सेल्स, LH क्या करता है? जो टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज के अंदर लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, उन लीडिंग सेल्स को LH हार्मोन क्या करता है? प्रेरित करता है। किसके लिए? एंड्रोजन हार्मोन के स्रवण की क्रिया के लिए प्रेरित करता है। अब देखो जब एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होंगे तो ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करते हैं? जो किशोरावस्था में बालक प्रवेश करता है तो उस दौरान क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इसके बाद देखो दूसरा हार्मोन हमारा है FSH हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? सर्टोली सेल्स जो होती है FSH सर्टोली, ठीक है, सर्टोली सेल्स को शुक्र जनन की क्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु निर्माण की क्रिया में हार्मोन का नियमन होता है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम शुक्राणु की संरचना। देखो शुक्राणु जो है इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले देखो केंद्रक, सिर, केंद्रक, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ।
5 भाग पाए जाते हैं। देखो शुक्राणु का जो सिर है अलग अलग जंतुओं में अलग अलग आकृति का होता है। जैसे हम बात करें अस्थिल मछलियों की, तो अस्थिल मछलियों के अंदर शुक्राणु का जो सिर है वो गोलाकार आकृति का होता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर शुक्राणु का जो सिर है वो चम्मचाकार होता है। चूहों के अंदर कटारनुमा होता है। अब देखो शुक्राणुओं का जो सिर वाला भाग है इसमें केंद्रक और एक्रोसोम उपस्थित होता है। इसके अलावा देखो सिर भाग में सिर वाला जो भाग है एक्रोसोम उपस्थित है। एक्रोसोम के द्वारा एक एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है, या सिर भाग में एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाई जाती है। ये देखो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जिस जाति का शुक्राणु है वो उसी जाति के अंडाणु को निषेचित करता है। ये किसके कारण होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के कारण होता है। देखो इसके अतिरिक्त एंटीलाइजिन प्रोटीन जो है इसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम भी पाया जाता है। अब देखो हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है? अंडाणु की जो झिल्ली है, झिल्ली को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है।